Good morning, good evening, whatever you want to say, whatever is you feel comfortable, that you can take it. Good morning, good afternoon, good morning. Chaliye. So I think all of you did the question. Some of you didn't do. So let's discuss these questions quickly and go ahead with the other things. शुरू करते हैं. राम कहानी. ये क्या हो गया भाई? शुरुआत ही गड़बड़ा. ये कंप्यूटर ना बहुत गड़बड़ करता है भाई. cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2. ठीक है भाई. cos x का ग्राफ आपने बनाया होगा और क्या किया होगा? और कुछ नहीं किया सर? अरे कुछ तो किया होगा. ये देखिए आज दिन कुछ खराब है मेरा. कभी कभी होता है ना कि आप पढ़ने बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पता नहीं क्यों क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलती करते जाते हैं. ये कॉमन है, ये सारे ह्यूमन बीइंग के साथ होता है और इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है. उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए किताब कॉपी, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद से 1 घंटे बाद शुरू कीजिए आराम से धीरे धीरे. और ऐसा समस्या आए तो हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू कीजिए. जब थोड़ी एनर्जी आ जाएगी फिर आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो रिकॉर्ड करना है आपका, अदरवाइज क्लास डिले हो जाएगा. तो चलिए, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2. तो cos x का ग्राफ तो ये है. 1/√2 का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. ठीक, पैरेलल टू x एक्सिस. cos x ग्रेटर देन 1/√2. हमें वो पोर्शन सेलेक्ट करना है जहां पे cos x का ग्राफ 1/√2 से बड़ा हो. मतलब cos x का ग्राफ 1/√2 के ग्राफ के ऊपर हो, वो पोर्शन हमें सेलेक्ट करना है. तो हमारे पास एक तो ये पोर्शन आ रहा है, एक ये पोर्शन आ रहा है, एक ये पोर्शन आ रहा है. मैंने जहां तक नोटिस किया है कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर आपने कहा था कि जब ग्राफ 2 पोर्शन हो जो कि इक्वी डिस्टेंस हो तो पॉजिटिव वाले दीजिए. तो हम तो इतना ही लेंगे भाई. अगर वो 2 डिफरेंट पोर्शन हो, ये तो एक ही पोर्शन है ना, तो ये तो पूरा लेना पड़ेगा आपको. बात समझ में आ रही है? तो ये आप पूरा सेलेक्ट करेंगे. तो अब नियरेस्ट ओरिजिन तो यही पोर्शन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है भाई. तो पहली बात तो ये है कि इस ग्राफ का जो भी आपका पोर्शन आपने सेलेक्ट किया है उसका एक्सट्रीम वैल्यू हमें पता होना चाहिए. मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब x की वो वैल्यू है जब cos x इक्वल टू 1/√2 है. तो यहां पे 1/√2 के बराबर है. ठीक, तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल सी बात है. मतलब नियर टू ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x 1/√2 कब होता है भैया? वो तो π/4 पे होता है. करेक्ट. और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, लेफ्ट साइड में निगेटिव, पहली बार निगेटिव, तो कब होता है? -π/4 पे होता है. क्यों होता है? क्योंकि cos थीटा और cos माइनस थीटा दोनों सेम होते हैं. ये आ गया. मतलब हमारी बात ये हो गई कि x जो है एक सोल्यूशन इसका, जो कि प्रिंसिपल सोल्यूशन भी बोला जा सकता है, वो ये होगा. हाँ, थोड़ी गलती की मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, तो ये पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक, तो ये हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी. बट सिंस ये पीरियोडिक फंक्शन है तो हम एक सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. तो हमें जनरल सॉल्यूशन देना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे? 2n ऐड कर देंगे दोनों साइड में. ऐड कर दो. अरे प्लस क्यों लिख रहे हैं भाई? फिर से माइनस तो है ही है. हाँ, प्लस 2n. ये हो गया आपका सर. क्यों 2n ऐड किया? क्योंकि cos x पीरियोडिक है विद द पीरियड 2π, तो n इंटू 2π मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में. तो हमारा फाइनल आंसर कुछ यूं आ जाएगा, 2n माइनस π/4 टू 2n प्लस π/4. आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट. इज इट क्लियर? हाँ, पहला क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, मैं आपकी भावनाओं समझता हूं. अब दूसरा क्वेश्चन अलग से करते हैं. दूसरा क्या था कि tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. चलिए, तो पहले tan x का ग्राफ बनाना है, जो कि आपने बनाया है कि नहीं बनाया मुझे नहीं मालूम. मैंने बोला था आपसे कि जो है tan x का ग्राफ सीख लीजिएगा किसी भी बुक से.
tan x का ग्राफ जब भी बनाते हैं तो पहले हम एसिम्प्टोट्स बनाते हैं। tan x पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, एक तो x इक्वल टू π/2 है, x इक्वल टू -π/2, ये एक एसिम्प्टोट्स हमने बना लिया और एक और एसिम्प्टोट्स बना लिया। मैं tan x का ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सीधे बना रहा हूं। तो ये tan x का ग्राफ हो गया भाई साहब। ये लीजिए, ये कुछ अच्छा बनने जा रहा है, बन गया अच्छा, ये मान के चलिए अच्छा। यही चीज, यही पोर्शन हम इसको रिपीट कर देते हैं पूरे में, थ्रू आउट में। ये π/2 है, ये -π/2 है, ये क्या है -π/2 है, और ये π/2 है। ये आगे भी रिपीट होता जाएगा। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं अननेसेसरी, एक अच्छा ग्राफ बन गया है, फिर खराब क्यों करूं मैं। उसके बाद से 1 का ग्राफ बनाते हैं। 1 का ग्राफ ये होगा, और ये याद रखिए ऐसे ही आगे भी है, मतलब ये ग्राफ ऐसे आगे भी है। मैंने ग्राफ बनाया था ना, दिखा देता हूं आपको, अच्छा सा ग्राफ, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा फीलिंग अच्छा आना चाहिए। हाँ, कहाँ गया ग्राफ, ये रहा। और ये आपका क्या गया, y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x, ठीक। ये देखिए ऐसे ऐसे ये पहला वाला पोर्शन मैंने दिखाया, बाकी ऐसे ही रहेंगे। और उसी टाइप से y इक्वल टू 1 का भी ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ, ये इसका ग्राफ हो गया। हमें वो पॉइंट चाहिए, ये π/4 है, हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे tan x जो है 1 से बड़ा हो, इसके ऊपर हो। तो मतलब हमारे पास ये वाला पोर्शन लेना है। तो ये एक ही पोर्शन नहीं है भाई साहब, इनफाइनाइट पोर्शन आ जाएंगे आपके पास ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये देखिए, एक तो ये हो जाएगा आपका यहां तक, उसके बाद से फिर ये एक होगा, ऐसे ही इनफाइनाइट पोर्शन आपके पास आ जाएंगे, ठीक। चलिए वापस आ जाते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक पोर्शन दिखाया है, ग्राफ और भी होंगे। हमें tan x का ग्राफ 1 के ऊपर होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे ये वाला पोर्शन है जो कि tan x, जहां पे tan x 1 के ऊपर है। तो सर इसके आगे क्यों नहीं जा रहे, इसके आगे नहीं जा सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं सर? क्योंकि इसके बाद ग्राफ तो ऐसे आ जाएगा, यही ग्राफ रिपीट हो जाता है। ध्यान दीजिए जरा, मैं फिर से बना दे रहा हूं, मैंने सोचा नहीं बनाना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कुछ लोग को डाउट आ रहा है, तो उनके डाउट को दूर करनी भी मेरी जिम्मेदारी है। तो tan x का ग्राफ फिर ऐसे यूं करके, यूं नहीं, यूं तो नहीं बनेगा भाई, ऐसे ऐसे बन जाता है ये देखिए, हमें यहां पे रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि जस्ट जैसे ही क्रॉस किया इस एसिम्प्टोट्स को, tan x नीचे चला गया। वो हमें पोर्शन नहीं चाहिए, मतलब हमारा नेक्स्ट पोर्शन ये होगा, नेक्स्ट पोर्शन ये होगा, ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा। तो ये पॉइंट क्या है? ये तो π/4 है। ये पॉइंट क्या है? π/4 है। हमें ग्राफ कहां से कहां तक चाहिए, हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? जब tan x 1 के ऊपर हो, तो ये सारे पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यही नियरेस्ट टू ओरिजिन है। तो ये कहां से कहां तक है? ये π/4 से π/2, जरा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, π/4 से लेकर के π/2 पे है। ये कह रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब tan x 1 के बराबर भी हो सकता है, दैट मतलब x इक्वल टू π/4। बट यहां इक्वल पुट नहीं कीजिएगा क्योंकि tan π/2 डिफाइन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? यहां पे π/2 इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि tan π/2 नॉट डिफाइन होता है, इज नॉट डिफाइन। मालूम होगा आपको 1/0 हो जाता है भाई, बताया था नंबर थ्योरी जब शुरू किया था। तो ये तो ओपन रहेगा भाई। उसके बाद से अब हमें क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन। तो क्या ऐड करेंगे? n π ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पीरियड तो पाई होता है, तो n × π ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर लिख आएगा कुछ यूं आ जाएगा, कुछ यूं आ जाएगा। ये रहा ओपन। अरे करेक्ट ना? हाँ, अरे ठीक है, गुड। अब कौन सा देखना? sin x के, ओहो, थर्ड और सेकंड तो सेम है ना? cos x को इधर डिवाइड कर दे तो tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई दूसरा क्वेश्चन और तीसरा दोनों सेम तो है, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है ना? बहुत डिफरेंस है, ये दोनों टोटली अलग चीज है। यहां आप cos x को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि cos x का साइन हमें नहीं पता। cos x पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है।
तो क्या करें सर, दोनों का ग्राफ बनाओ और फिर वैसे ही करते हैं। देखिए साइन एक्स ग्रेटर, थर्ड केस, अभी देखिएगा आप आंसर डिफरेंट आएगा। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स। तो पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। चलिए भाई साइन एक्स का ग्राफ बनाना थोड़ा कष्ट होगा। पहले साइन एक्स का बनाता हूँ, उसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि पता चले कौन साइन एक्स है, कौन कॉस एक्स है, कौन क्या है, पता चले कि इधर का उधर हो गया। बहुत सारा नहीं बना रहा हूँ, अदरवाइज वैसे ही मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब हमें चाहिए कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है भाई बना लेते हैं। कॉस एक्स कहां से कहां, माइने इसके बीच से ऐसे ऐसे, क्योंकि जहां पे साइन एक्स 1 या -1 होगा वहां पे कॉस एक्स 0 होगा। ठीक, तो कुछ एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं आएगा भाई साहब, प्लीज मेरी थोड़ा बहुत मेरी भावनाएं भी समझिएगा, एडजस्ट कीजिए। वैसे भी ग्राफ एग्जैक्ट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें तो एक रफ आइडिया चाहिए भाई, हमें सिर्फ एक रफ आइडिया चाहिए, हमें उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो लाल वाला जो है, पता नहीं लाल है काला है कौन है, लाल वाला जो है आपका कॉस एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू वाला जो है साइन एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे साइन एक्स कॉस एक्स के ऊपर है, मतलब ब्लू वाला रेड के ऊपर है। बहुत सारे पोर्शन हमें दिखाई दे सकते हैं। अब इसे कौन सा कलर यूज करें, ये ब्लू कर लेते हैं, ब्लू नहीं कुछ और करें, ये कलर करते हैं। हाँ ये वाला पोर्शन चाहिए वैसे, ये, या फिर हमें ये चाहिए, या फिर हमें ये चाहिए, या फिर हमें ये चाहिए। ठीक है, तो इनफाइनाइट पोर्शन तो आएंगे क्योंकि दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक, लेकिन हमें तो एक ही पोर्शन चाहिए नियरेस्ट ओरिजिन, तो नियरेस्ट ओरिजिन तो यही दिखाई दे रहा है। तो पहले इस पे एक्स की वैल्यू निकाल लो। ये एक्स की वो वैल्यू है जब पहली बार साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों सेम हो जाते हैं। कब सेम हो जाएंगे भाई साहब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस वैल्यू के लिए, π/4 के लिए। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू π/4, और यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पे ये क्या हो रहा है। उसके बाद कब सेम होते हैं भाई, पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं तो सेम होने के चांस है। सेकेंड में तो सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं तो वहां पे पॉजिटिव होते हैं, मतलब पाई प्लस π/4। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है ना, पहले क्वाड्रेंट में पता कर लिया π/4 पे है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर होगा पाई प्लस π/4, तो ये हो जाएगा आपका 5π/4। कितना हो जाएगा, 5π/4। तो हम क्या कहेंगे कि x लाई बिटवीन π/4 टू 5π/4। इक्वल साइन है इसलिए दोनों इक्वल पुट कर देते हैं। ध्यान दीजिए दोनों ही फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2π है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2nπ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, वो आ गया आपका 2nπ प्लस π/4 टू 2nπ प्लस 5π/4। आप ध्यान देंगे तो ये आंसर और ये आंसर में बहुत डिफरेंस है। समझ आ रही बात, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट इनइक्वलिटी हैं, सेम इनइक्वलिटी नहीं है। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ समझ में आएगी जब मैं समझा रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। चलिए, वैसे जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, एक चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 12th में पहला चैप्टर, एक्चुअली एनसीईआरटी में अगर देखें तो पहला चैप्टर होता है, उससे पहले पढ़ाया जाता है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, बट अब हम लोग उस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, उस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। हमारे लिए इनइक्वलिटी किसी चैप्टर के बाउंड्री में नहीं है, किसी चैप्टर के सीमा में नहीं है। इनइक्वलिटी मतलब इनइक्वलिटी, उसकी हम जान निकाल देंगे, कहीं से भी हो, किसी भी चैप्टर का हो। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस, क्योंकि मेन पॉइंट इनइक्वलिटी का मेन लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकल मेथड, तो कहीं भी एप्लीकेबल होगा। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, तो हम पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना देंगे, जो कि आप लोग भूल गए। इतना पेज पलटा, ये किया वो किया, बट फाइनली कहां पे पहुंचे कि भूल गए सर। खैर मैं तो नहीं भूला भाई, ये रहा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। उसके बाद हमें कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को प्लीज, इस चीज को बोलिए, ये 1 है और ये -1 है। अगर आपको याद हो तो कॉस इनवर्स एक्स भी 1 - 1 उनके बीच में होता है,
बट वो π/2 तक जाता है और यहां से पास करता है। ये ग्राफ कुछ यूं आता है, मतलब उतना प्यारा ग्राफ तो नहीं बना, बट फिर वही बात की भावनाएं समझिए। ठीक, अब हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के ऊपर हो, मतलब काला वाला नीले वाले के ऊपर हो, काला वाला नीले वाले के ऊपर हो। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा एरिया यही तो है, यही है। और ये x की वैल्यू यहां पे क्या है? 1 है, याद कीजिए। ये -1 है, ये भी याद कीजिए आप लोग। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट 1/√2 है। भाई साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कब होंगे? तो सोचो, साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं? 1/√2 पे। बस ऐसे ही निकालते हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कब होंगे? तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कब होंगे? 1/√2 पे। तो यहां पे x की वैल्यू 1/√2 हो गया। बात समझ में आ गई। अब आप क्या कहेंगे? हमें ये पोर्शन चाहिए, मतलब x कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? 1/√2 से लेकर के 1 तक। सर 1 को इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि यहां पर भी तो ब्लू वाला ब्लैक वाला ब्लू के ऊपर है ना, तो इसको तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो फाइनल आंसर हो गया। हाँ, कुछ भी ऐड मत कीजिएगा भाई साहब प्लीज, हैं? ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, तो इसका एक ही सोल्यूशन हो गया। हैव यू अंडरस्टैंड? हाँ, इसमें कभी कभी नहीं, नॉट कभी कभी, हमेशा। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि भाई ठीक है, अगर ये इक्वल ग्रेटर देन ओनली हो तब क्या होगा? कुछ नहीं, तब भी यही चीज, सब कुछ प्रोसेस सेम, बस यही कहेंगे कि x ग्रेटर देन 1/√2, इक्वल नहीं पुट करेंगे, और यहां पे इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि 1 के लिए तो साइन इनवर्स एक्स बिगर देन 1/√2 कॉस इनवर्स एक्स है ना। हमें तो बिगर वाला इनइक्वलिटी चाहिए ना, तो इसके लिए फिर आंसर आपका ऐसे ही रहेगा। ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये इक्वल टू 1 जो ये आया है यहां पे, वो इसकी वजह से नहीं आया है, वो तो इसकी वजह से आया है कि ग्रेटर देन है, उसकी वजह से इक्वल आया है। ठीक है, छोटी छोटी बात है बट मैटर करता है। जेई में यहीं पे लेके जान निकालते हैं बच्चों की, छोटी छोटी बातें। ठीक, करेक्ट, लोग अच्छे बच्चे हो भाई। अच्छा, एक और है, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर मॉड x। चलिए करते हैं भाई, मजा आएगा। cos x ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर मॉड x। तो पहले तो मुझे cos x का ग्राफ चाहिए। लो भाई, cos x का ग्राफ बन के तैयार, बन के तैयार। ये यहां पे ऐसा नहीं होगा यार, ये क्या बन जाता है भाई साहब, आप स्मूथ रहिए। ये तो बन गया शार्प। शार्प का मतलब मालूम है ना? शार्क नहीं, वो समुद्र वाला शार्क नहीं है, शार्प। शार्प नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो डिफरेंशियल फंक्शन है ना। ये कोऑर्डिनेट क्या है? 0 1। ये कोऑर्डिनेट क्या है? 0 1। ये cos x का, अभी हमें e पावर मॉड x का चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या है? cos x ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर मॉड x। यही है ना? देख लो एक बार। हाँ, यही है, यही है। तो cos x ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर मॉड x, e पावर मॉड x। तो e पावर मॉड x का ग्राफ भी यही प्लॉट करना। पहले e पावर मॉड x का ग्राफ सेपरेट बना के देख लेते हैं कैसा दिखेगा। y इक्वल टू e पावर x का ग्राफ ये है, याद होगा, a पावर x का ग्राफ व्हेन a ग्रेटर देन 1। करेक्ट? e पावर मॉड x में एलिमिनेट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड पुट अ मिरर वेयर ऑन y एक्सिस। तो कुछ यूं आ जाएगा, जूम। ये क्वाड्रेंट क्या है? 0 1। अरे समझ गए भाई साहब? नहीं समझे? अरे समझ गए, ये 0 1 से ये भी पास कर रहा है, यूं। ये है ग्राफ y इक्वल टू e पावर मॉड x का, और ये है ग्राफ आपका y इक्वल टू cos x का। बताइए क्या करना है हमें? हमें तो वो एरिया चाहिए जहां पे cos x जो है e पावर मॉड x के ऊपर है। वो तो है ही नहीं है भाई साहब, वो तो है ही नहीं। नीला वाला हमेशा, नीला आकाश हमेशा ऊपर रहता है, ये ऊपर ही, मतलब e पावर मॉड x हमेशा जो है cos x से बड़ा है। हाँ,
एक और सॉल्यूशन चाहिए कि या तो अगर ग्रेटर नहीं है तो भाई साहब वो आंसर बता दो जहां पे इक्वल है, क्योंकि वो भी इसका पार्ट है। हाँ, इक्वल हो सकता है, एक बार इक्वल होगा ये पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट पे दोनों मिल गए। जब दो ग्राफ मिल जाते हैं, चाहे वो इंटरसेक्ट करें चाहे वो टच करें, याद रखिएगा x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी दोनों को। मतलब ये है यहां पे दोनों इक्वल हो गए, मतलब x इक्वल टू 0। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। डिड नॉट अंडरस्टैंड? अरे अंडरस्टूड एवरीबॉडी? दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, नो अदर सॉल्यूशन, बिकॉज इनइक्वालिटी तो यहां होगा ही नहीं, इक्वालिटी का ही चांस है। सोचिए, सोच लीजिए, अगर इस क्वेश्चन को हमने चेंज, एक नया क्वेश्चन बना दिया, नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसी में थोड़ा सा मैं और खेलना चाहूंगा। अगर इसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया कि भाई अब बताओ, सब कुछ सेम, cos x अगर ग्रेटर देन e पावर मॉड x है तो क्या सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन तो नल सेट होगा। क्यों? क्योंकि cos x e पावर मॉड x से बड़ा तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा सर अगर cos x लेस देन इक्वल टू e पावर मॉड x आ जाए तो क्या होगा सॉल्यूशन? मतलब cos x का ग्राफ e पावर मॉड x के ग्राफ के नीचे होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। यस, हमेशा नीचे है, कभी ऊपर गया ही नहीं। दोनों के रास्ते अलग, ये हमेशा ऊपर ही हमेशा नीचे। मतलब ये स्टेटमेंट ग्राफ बोल रहा है भैया तुम हमेशा सही हो, तुम्हारे साथ कोई दुर्भावना नहीं। तो इसका मतलब ये होगा इसका ऑल रियल नंबर सॉल्यूशन हो गया। मतलब कुछ भी x की कोई भी वैल्यू हो, ये ट्रू होगा ही होगा। अगर x यहां है तो देखिए यहां के लिए cos x की वैल्यू ये है और e पावर मॉड x की वैल्यू ये है, उससे बड़ी है। परफेक्ट। क्वेश्चन जब कोई भी एक क्वेश्चन किया कीजिए, उसमें खूब एनालिसिस कीजिए, वही आपको सिखाएगा। अगर यहां पे cos x लेस देन e पावर मॉड x है तब क्या होगा सर सॉल्यूशन? सोचो, मतलब हमें वो एरिया चाहिए जहां पे cos x e पावर मॉड x के नीचे हो, दोनों साथ साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि इक्वल वाला नहीं है। तो भाई साहब ये तो हमेशा नीचे है। एक जगह ऐसा है कि जब दोनों बराबर हो गए, कहां पे? x इक्वल टू 0 पे। मतलब ये तो हमेशा ट्रू है, नो डाउट, ऑल रियल नंबर, बट थोड़ा लफड़ा, डिफरेंस 0 निकाल दो इसमें से। आई एम 100% श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। क्लियर? ऐसे बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि ग्राफ से हम HAE एडवांस में यूज करते हैं और उससे क्वेश्चंस को निकालते हैं। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया बात? चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव पे, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट? नोट कर लिया ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर कंसेप्ट, उसको सीखते हैं। वो थोड़ा लास्ट पॉइंट है बेसिक मैथ का। मतलब इस पॉइंट के बाद से आप मेरे लेक्चर को समझ सकते हैं। अब मैं जब शुरू करूंगा कैलकुलस फर्स्ट चैप्टर, अभी तो चैप्टर थोड़ी शुरू, ये तो हम लोग बस ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको, नींव बना रहे थे। इसके बाद फिर आपको समझ में आएगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा। अदरवाइज डायरेक्टली कोई बच्चा अगर कैलकुलस की क्लास में मेरी बैठता है या किसी भी चैप्टर में बैठता है, अगर मेरी बेसिक मैथ्स क्लास अटेंड नहीं किया है तो 10-15 गालियां देके चला जाता है मुझे कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मैं यही लैंग्वेज बोलता हूं जो ये 10-11 लेक्चर में आपको सिखा रहा हूं, यही मेरे सब्जेक्ट का लैंग्वेज है। ना हिंदी है ना इंग्लिश है, प्योर लैंग्वेज का लैंग्वेज इज दिस। ठीक, तो गिव द हेडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। ये अलग एक भयानक चीज है, भयानक नहीं है, बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग। इसलिए ये इस क्लास में ओवर नहीं होगा, ये इसके लिए एक और क्लास हम लोग यूज करेंगे इसके बाद भी, और उसमें थोड़ा और कुछ चुन्नू मुन्नू बताऊंगा। तो टोटल 11 लेक्चर जनरली, वैसे भी कहा था ना कि किसी को कोई काम पूरा करना हो तो 111 रुपये दो, तो 10 रुपये देना नहीं दे आता, 11 रुपये दो, 111 दो, ऐसे देते हैं। तो इसीलिए 11 लेक्चर में खत्म कर रहा हूं मैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं। शुरू किया जाए।
देखिए, पहले 2-4 मिनट ध्यान से सुनिए। कोई भी नंबर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। कोई भी नंबर की बात कर रहा हूं मैं, रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एनी रियल नंबर हैविंग टू पार्ट, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल मैंने बोला है, मैंने फ्रैक्शन नहीं बोला है। क्या बोला है? फ्रैक्शनल। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर। और इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन नहीं। तो किसी भी नंबर के ये दो पार्ट होते हैं, ठीक? इस आई को जो हम कहते हैं, इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर, और दिस एफ को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि 5.1, तो आप क्या लिखोगे? 5 प्लस 0.1। अगर मैं कहूं कि इंटीग्रल पार्ट अलग कर दो और फ्रैक्शन अलग कर दो, तो ऐसे लिखेंगे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? ये ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके अंदर इंटीजर है। 1.1 में 1 इंटीजर है, तो ऐसे लिखना गलत होगा। आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इंटीजर जो भी हो ये यहां हो, और जो नॉन इंटीजर हो ये यहां हो। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि 5.7, तो आप लिखोगे 5 प्लस 0.7। अगर आपसे कहा जाए 5, तो आप लिखोगे 5 प्लस 0, मतलब नॉन इंटीजर पार्ट तो है ही नहीं यहां पे। अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, 0.2, तो आप लिखोगे 0 प्लस 0.2, क्योंकि यहां पे इंटीजर है ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ, ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। तो समझ में आ गई तो भी कष्ट है, ज्यादा समझ में आ जाता है ना तो भी दुख होता है। क्यों समझ में आ गया? -2.1 है, इसे कैसे लिखोगे आप? इसे कैसे लिखे हम? -2 प्लस -0.1। ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, सच में नहीं ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, वो खूबी हमेशा आपको याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, या 1 के इक्वल नहीं हो सकता। वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल। आपने कभी ऐसा नंबर देखा है 2.-32? ऐसा कहीं देखा है क्या कि डेसिमल के बाद नेगेटिव लिख दिया? नहीं ना। हाँ, तो वही बात है, ये डेसिमल पार्ट होता है, तो डेसिमल पार्ट तो नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए ये गलत तरीका है लिखने का। तो कैसे लिखे भाई? हमें इसको पॉजिटिव करना है, हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो हम इसको लिखेंगे -3 प्लस 0.9। -3 प्लस 0.9। -3 क्या है? इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, और 0.9 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ, सोना मत भाई, हाँ, जो सोता है वो खोता है। तो दिस इज द वाट। ऐसे ही हम इसको ब्रेक करते हैं। इसको थोड़ा सा एक तरीके से लिखना हम सीखते हैं, बट मतलब वही है। कोई भी वेरिएबल x हम ऐसे लिख सकते हैं। ये सेम चीज मैं बोल रहा हूं, जो यहां पे लिखा हूं वही है ये थोड़ा स्टाइलिश है। ये क्या है? स्टाइलिस्ट। और इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग, बट बात कहानी वही है। ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम ही कह रहा है आपको कि क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, मतलब साफ सी बात है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है, बस और कुछ नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोलते हैं मैं भी समझा रहा हूं। ये जो है ये वही चीज आपका है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ it। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। ये करली ब्रैकेट यूज होता है। करली ब्रैकेट वो ऐसे घुमावदार होता है ना, वैसा। अरे ठीक है, हाँ। तो ये दिस इज द वे। अब दोनों सेम चीज है, दोनों ही सेम चीज है, बट जनरली हम लोग एक्स वेरिएबल यूज करते हैं, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। पहले इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं जरा इसकी थोड़ा डिटेल में कहानी सिखाता हूं। हो सकता है कि ये सारी बेसिक चीजें आपको पहले से पता हो, अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए। क्या फर्क पड़ता है? आप ऐसे सोचिए कि आप रिवाइज कर रहे हैं और मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक हो गया? एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट इंडियर ऑफ 5.3, इसका मतलब ये कि आप देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये क्वेश्चन पेपर में मेंशन होना चाहिए कि वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.3 का मतलब ये है कि आप इसकी इंटीग्रल वैल्यू बताइए। इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या है? 5 है। क्यों 5 है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। 5.3 कहां होगा? वो यहां कहीं होगा, 5 और 6 के बीच में होगा। इसके पहले 4 होगा, इसके पहले 3 होगा, ऐसे 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 ऐसे, यहां पे माइनस इंफिनिटी होगा, यहां पे इंफिनिटी होगा। ठीक, हमें इसका इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब यह है कि एक इंसान माइनस इंफिनिटी से चलता है, दौड़ता है, और उसको कहां जाना है? इसके ऊपर जाना है, 5.3 पर जाना है। जब ये दौड़ेगा तो बहुत सारे इंटीजर को क्रॉस करता रहेगा, क्रॉस करता रहेगा, क्रॉस करता रहेगा, क्रॉस करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये यहां पे पहुंचता है, उस टाइम तक उसने सबसे बड़ी इंटीजर कौन सा क्रॉस किया होगा? क्या बोलेंगे आप? 5। ये क्रॉस किया है। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, इसलिए नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। कि आप लेफ्ट साइड माइनस इंफिनिटी से दौड़िए उस नंबर की तरफ जिसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पता करनी है। जब आप दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते जब आप पहुंचते हैं, उस प्रोसेस में जो सबसे बड़ी इंटीजर को आपने क्रॉस किया है, वही उसकी वैल्यू है। बात कुछ भी समझ में नहीं आई सर? अरे समझ में आई बात? हाँ, तो सपोज कर लीजिए आपसे कोई पूछे, बता भाई 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप इमेजिन कीजिए कि भैया 2.1 रियल नंबर लाइन में 2 और 3 के बीच में होगा। जब मैं यहां से दौड़ूंगा, आप नहीं दौड़ेंगे, बहुत दूर से आना पड़ता है, ठीक है, कोई और दौड़ेगा। जब यहां से दौड़ूंगा, दौड़ते 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 ये 2.1 पे पहुंचूंगा, तो उस टाइम मेरी आत्मा बोलेगी कि मैंने सबसे बड़ा इंटीजर 2 क्रॉस किया है, मतलब इसकी वैल्यू 2 हो गई। नहीं समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई? हाँ। अगर आपसे कोई पूछे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, ये कौन है सर? अब मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि 2 और 3 के बीच में है। ठीक है सर, तब तो बता दूंगा। दौड़ूंगा, दौड़ते दौड़ते इसके ऊपर कूद जाऊंगा, और जैसे ही मैं यहां पहुंचा, तब भी मैंने आपसे पूछा बताओ इसका कौन सा मैक्सिमम इंटीजर आपने क्रॉस किया, तो आप क्या बोलोगे? 2 क्रॉस किया। मतलब फिर इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। कोई भी नंबर यहां पे हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। आई एम श्योर कि आप एबल टू अंडरस्टैंड आवर। बात समझ में आ रही होगी कि इंटीजर का मतलब, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। नहीं, मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ दौड़ना उड़ना इंसान नहीं होता है। मतलब ये होता है कि इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द पॉइंट, वॉट एवर द मैक्सिमम इंटीजर यू आर क्रॉसिंग, दैट विल बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसी को मैंने थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए ऐसे बोल दिया कि इंसान दौड़ रहा है। इंसान कहां से आ जाएगा किताब के अंदर भाई? हाँ, तो ये जो है पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा। अब मैं आपको सीधे पूछूंगा, काम की बात पे आता हूं भाई साहब। अगर सपोज कर लीजिए ये 1 है, ये 3 है, एक नंबर नहीं 3 नहीं 2 है, एक नंबर यहां है, कौन है मुझे नहीं पता, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? आप क्या कहोगे? 1 होगा। अरे कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ। आपसे कोई पूछता है बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.7 कितना होगा, तो -3.7 को हम लोग लोकेट करेंगे, और जब हमने लोकेट किया तो हमने पाया कि ये -4 और -3 के बीच में है।
अरे सही है ना, -3.7 किसके बीच में होता है? -4 और -3 के पीछे। दौड़ो माइनस इन्फिनिटी से, दौड़ते दौड़ते इसकी गोद में आइए। जब आप यहां पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा कि आपने कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर क्रॉस किया है? -3 को नहीं क्रॉस किया है। अरे भाई -3 तो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में -4 है, तो मतलब आपने -4 को क्रॉस किया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? हाँ, तो ये सारी ये दौड़ा भागी में एक चीज और मुझे समझ में आई कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना भाई साहब, वो लेफ्ट साइड इंटीजर होता है। अब दौड़ने वाला काम भी खत्म कर लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है हमें कि किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो लेफ्ट साइड इंटीजर ही तो होता है, और कौन होता है? वही तो मैक्सिमम इंटीजर होगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम फटाक से बता सकते हैं। हम ये देखेंगे कि भाई ये किस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, तो जो लेफ्ट साइड इंटीजर होगा वही आंसर होगा। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अरे पड़ा कि नहीं, हाँ या ना कुछ तो बोलिए, घर में बोलिए अपने। ठीक, तो जो लेफ्ट साइड इंटीजर होता है वही उसका आंसर होता है। राइट? चलिए, तो इसको थोड़ा और रिसर्च करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 क्या होगा, मतलब ये 5 यहां पे है, तो आप फिर दौड़ेंगे, दौड़ते दौड़ते इसे आएंगे, यहां पे बैठेंगे। अब यहां लेफ्ट राइट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद भी इंटीजर है। आपसे पूछा जाए कौन सा मैक्सिमम इंटीजर तुमने क्रॉस किया है, 5 ही तो क्रॉस नहीं किया, 5 पे ही पहुंचा है 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर विल बी ऑलवेज गिव यू सेम आंसर। हैव यू अंडरस्टैंड? अब काम की बात जो हमें समझनी है, काम की बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई एम सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो सेम आंसर होगा। जो भी उसके आंसर है वही आंसर हो जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 पावर 10 होगा। ठीक, दूसरा चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नॉन इंटीजर इज नथिंग बट लेफ्ट साइड इंटीजर। फिनिश। हेलो, जो भी, अरे इतना तो पता होगा ना कि लेफ्ट साइड कौन इंटीजर है, कि वो भी नहीं पता भाई है? हाँ, जो भी लेफ्ट साइड इंटीजर है वही आंसर है। फिनिश। बस ये 2 पॉइंट आपको माइंड में रखना है। कोई भी क्वेश्चन आप फटाक से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन फटाक से करेंगे। अब बोलो √2 कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? हेलो, जल्दी बताओ, √2 किस में लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अरे भाई 1.41 से कुछ वैल्यू होती है ना, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड इंटीजर 1 है, आंसर 1। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से, भली भांति, बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। लगे हाथ अगर ये एग्जाम्पल भी दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको आती हैं ऑलरेडी। अगर आती है तो रिवाइज करेंगे, नहीं आती है तो पढ़ेंगे। आगे बढ़े? ठीक। तो मतलब अगर हमें ग्रेटेस्ट, हम सिर्फ अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना सिखा रहे हैं, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है इस पॉइंट पे। पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को भली भांति समझेंगे, उसके बाद हम आगे बात बढ़ाएंगे। हाँ, करेक्ट। अब आपसे, अगर मैं आपसे एक छोटा सा मुन्नू सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? मुन्नू सा क्वेश्चन। ये है 0, ये है 2, ये है 0, ये है 2। अगर आपसे कहा जाए कि x इज लाइंग बिटवीन 0 and 2, if x is between, then ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? मतलब x इसके बीच में कहीं पे है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां से। पहली बात तो आप ये देखो कि ये क्या एक्सट्रीम इंटीजर है, इसके बीच में भी इंटीजर है? हाँ है, ये है। x कहां है? पता नहीं कहां है भाई, यहां पे भी हो सकता है। अगर यहां पे होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा? 0। यहां भी हो सकता है तो भी 0,
यहां भी हो सकता है तो भी 0, यहां भी हो सकता है तो भी 0, यहां भी हो सकता है तो भी 0, हाँ 1 पे भी हो सकता है तो 0 नहीं होगा, तो 1 हो जाएगा। यहां भी हो सकता है 1, यहां भी हो सकता है 1, यहां भी हो सकता है 1 1 1 1 1 1, यहां भी हो सकता है, तब उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब अगर x 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट नियर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या है। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। बताइए, अब आपकी बारी है, बताना है आपको आंसर। जल्दी बताओ, फटाफट, फटाक, टाइम नहीं है, जल्दी बताना है आपको। ग्रेटेस्ट नियर साइन एक्स वैल्यू, x कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अरे क्या हो गया भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं 0, कुछ लोग बोल रहे हैं 1, कुछ लोग बोल रहे हैं -1। अरे तीनों होगा भैया, -1 0 1 तीनों हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि साइन एक्स तो हमारा -1 और 1 के बीच में है ना। साइन एक्स किसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में है। मतलब ये है, जब यहां होगा तो ग्रेटेस्ट -1 हो जाएगा, यहां हो माइनस होगा, यहां होगा माइनस होगा, यहां होगा माइनस होगा। अगर 0 पहुंचा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद फिर 0 0 0 0 0 0 और जैसे ही 1 पे पहुंचेगा, भी 1 भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी, आ रही है ना। हाँ, अब बताइए, ग्रेटेस्ट नियर ऑफ कुछ अच्छा बोल से, सब अच्छा ही तो पूछ रहा हूं, पता नहीं लोग दुखी क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा मजा आएगा। छोटा मोटा चीज करने से मन नहीं कर रहा है, बढ़िया चीज करते हैं। If, write up question, if ln mod x divided by x square minus 4, नहीं ची 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 शुम 4 minus x less than equal to 0, then find ग्रेटेस्ट नियर x। ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही शुरू होते हैं जेई एडवांस की जर्नी। किसकी जर्नी, जेई एडवांस की जर्नी ऐसे ही शुरू होती है, छोटे छोटे चीजों को मिला के फिर बड़ी चीज बन के तैयार। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, मैंने सब कुछ मिला दिया इसके अंदर, अब तक आपने जो भी पढ़ा। कर दूं, कोशिश कीजिए, आप लेक्चर को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करना जरूरी, डरिए मत गलत आंसर, गलतियों से ही जो बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, शुरू में प्रैक्टिस करते हैं, वही जाके आगे सही करते हैं। मिस्टेक बहुत करना है, आज की डेट में भी कुछ नए क्वेश्चंस करता हूं मैं, मिस्टेक करता हूं, इतने सालों साल हो गए तब भी मिस्टेक से ही तो सीखते हैं। बोलो भाई करें, चलो। पहली बात तो हमें x चाहिए, तब तो ग्रेटेस्ट नियर x बताएंगे भाई, हमें तो x चाहिए ना पहले। चलो निकालते हैं। अरे ये तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है, हैप्पी हैप्पी, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी आ गया तो हमें डर किस बात का। सर आपने मिस्टेक किया, नहीं मैंने मिस्टेक नहीं किया। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स प्लस 2, 2 माइनस एक्स में माइनस कॉमन ले लिया, उधर भेज दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी कोई पुराना चीज मैं यूज करूंगा तो मेरे स्पीड को पकड़ना उसी के बच्चे के लिए आसानी रहेगा जो हमेशा रेडी रहेगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन तो मैंने थोड़ा गड़बड़ दे दिया यार, क्वेश्चन तो गड़बड़ दे दिया भाई, आई एम सॉरी। ये क्वेश्चन चेंज कर लीजिए प्लीज आप लोग, गिर देंगे नहीं, वो भी कर सकते हैं बट उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे। चलो उसी को करते हैं, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी कोशिश कर लिया होगा, फिर कहेंगे सर आप ये तो बड़ा गड़बड़ बात है सर, आप चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, चलिए भाई आपकी भावनाएं भी ध्यान रखना ना। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट तो आपको पता ही है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ln mod x 0 कब होगा, जब mod x 1 होगा, मतलब x प्लस माइनस 1 होगा। अरे अभी अभी लाभ पढ़ा है हमने,
तो -2 -1 1 और ये रहा 2। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव चाहिए तो x एलिमेंट आप मर गए। -∞ to -2 ओपन यूनियन, यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। बट ये बात गड़बड़ है थोड़ी सी, लॉग दुखी हो रहा है। नहीं, निगेटिव से लॉग दुखी नहीं हो रहा, लॉग को निगेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहां पे मॉड है। बट लॉग बोल रहा है भाई साहब आप यहां 0 मत पुट कीजिए, और हमने 0 को इंक्लूड कर दिया है तो इसके डिफरेंस 0 कर लीजिए। ठीक है, हमें तो चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसीलिए क्वेश्चन को मैं चेंज करना चाह रहा था क्योंकि प्रॉब्लम है। हाँ देखिए देखिए, पहले तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे कि x कहां कहां हो सकता है। देखिए -1, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2 और भागे। हाँ, x कहां है जरा सोचो, x कहां है? x हर जगह है, ये हर जगह विद्यमान है, और फिर यहां से यहां भी है, फिर यहां से यहां भी है, फिर यहां से पूरे हर जगह रहेगा। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x वैल्यू, तो हम पीछे से दौड़ेंगे। x यहां भी हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x सारे इंटीजर होंगे, सारे इंटीजर। मतलब यहां पे आंसर हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट कुछ इंटीजर विल नॉट बी। -2 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। नहीं, 1 तो होना चाहिए भाई। क्या तुम लोग बोल नहीं रहे हो? मैंने गलती कर दिया। अभी भी मैंने आपको ज्ञान दिया कि गलतियां करते हैं हम, और फिर वही देखिए गलती कर दी मैंने। हाँ, -1 हो सकता है और 1 हो सकता है, तो इंटीजर एक्सेप्ट -2 0 एंड 2, तो आंसर होगा -2 0 एंड 2। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑल इंटीजर, ये आंसर लिख रहा हूं मैं, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट -2 0 2, बस। इसके अलावा जितने भी इंटीजर हैं सब इसके आंसर हैं, जितने भी इंटीजर हैं सब इसके आंसर हैं। आई एम श्योर कि अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ऐसे निकाल लिया करेंगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को क्या कहा था कि मतलब इसको चेंज कर लेते, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर रहता ही है तो आपको समझ में आ रहा है बात की, मतलब फिर कितना आसान हो जाती जिंदगी हमारी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता, तो हमें -2 -1 और 1 to 2 के बीच में करना होता, तो छोटे छोटे 1-2 आंसर आ जाते हैं, 1-2 आंसर आ जाते। इच्छा मेरी वही थी, लेकिन क्या कहा जाए, गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन पूछने में मैंने। चलिए कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन बना तो उसको उसी की लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। हमें क्या है, हम तो कुछ भी सॉल्व करेंगे, आप भी। हम मतलब हम और आप, मैं अकेला अपनी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब भी x दिया हो तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को निकाल सकते हैं। महाभारत वहां से शुरू होती है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हो और हमें x चाहिए। क्या दिया हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हो और हमें x चाहिए। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 देन फाइंड x। आप बता सकते हो बड़े आसानी से, बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 है, सोचो सोचो सोचो, एक नंबर लाइन सोचो, एक नंबर लाइन है जहां पे 1 है, जहां पे 2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होना चाहिए, तो x क्या क्या हो सकता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो हमारा है वो 1 हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 2। मतलब आंसर, डायरेक्ट आंसर 1 से लेके 2 तक सारी वैल्यू। 1 को मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि 1 भी हो सकता है। हाँ, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अगर 2 को इंक्लूड किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, तो इस बेस पे डायरेक्ट हम एक छोटा मोटा केस लिख सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं। और वो दूसरी बात है कि वो फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा कुछ टाइम के बाद, मुझे भी याद नहीं रहता है।
हम हमेशा बेसिक मेथड से करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत के लिए थोड़ा स्थिति अच्छी हो जाए तब तक के लिए, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p is equal to n, where n is integer, then p will lie between n and n plus 1. साफ सी बात है भाई, n और n plus 1 के बीच में p लाई करेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ, अब इस पे फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। If greatest integer of x minus 1 by 3 is equal to 2, then find x. चलो भाई, फट without time waste, x minus 1 by 3 will lie between 2 and 3, x minus 1 will lie between 6 and 9, x lie between 7 and 10. अरे मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूं? अरे कहां तेज जा रहा हूं? कुछ लोग तो सोच रहे हैं सर अगर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है तो हम तो बढ़ा देंगे 7 to 10। ठीक है, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन, मुझे केवल इजी क्वेश्चन आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मुझे नहीं आते। बड़े क्वेश्चन तो आप करेंगे, आपको आईआईटी में जाना है, मुझे थोड़ी जाना है। मैं तो फिर भी आज भी यहाँ में हूँ, 10 साल बाद भी यहीं पे रहूंगा अगर जिंदा रहा तो है। तो बड़े क्वेश्चन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, बट रास्ता मैं आपको दिखा दूंगा। करेक्ट। अब इसमें किसी भी लेवल पे जाके क्वेश्चन बना सकते हैं, इधर उधर के, किसी भी लेवल पे जाके क्वेश्चन बनेगा। लॉजिक तो वही है भाई साहब। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ध्यान दीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन, log 2 mod x minus 5 is equal to -1, then find x. शुरू से ही मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कंपोजिट फंक्शन मैथमेटिक्स का जान होता है, जान। मैथमेटिक्स की जान जो है कंपोजिट फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, यही तो मैथमेटिक्स है। तो जब भी आपके कंपोजिट फंक्शन आते हैं, बाहर से तोड़ना शुरू कर दीजिए। पहले इस ग्रेटेस्ट को हटाएंगे। आप सिंपल सा ध्यान दीजिए कि भैया क्वेश्चन हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि ग्रेटेस्ट नियर p इक्वल टू -1, तो हम तो सीधे बोलेंगे कि p लाई करेगा -1 और 0 के बीच में। बात समझ में आई? तो हम ये कहेंगे कि log 2 mod x minus 5 will lie between -1 and 0। हमें तो x चाहिए, तो अब इस log का क्रियाक्रम करना पड़ेगा, तो इसे दूसरी तरफ भेज दो भाई। 2 पावर -1 मतलब 1/2, और ये रहा आपका mod x minus 5, ये रहा 2 पावर 0 1। बट हमें तो x चाहिए, तो इस -5 को हटाओ, 5 ऐड कर दो, तो 5 + 1/2 11/2 लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन 6। अब मॉड आ गया, याद कीजिए, मॉड अगर mod x लाई बिटवीन c एंड d, तो x लाई बिटवीन -d to -c यूनियन c to d, सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज। सो हम यहां से कहेंगे कि x लाई बिटवीन -6 to -11/2, यहां पे क्लोज, यहां पे ओपन, क्योंकि यहां पे ओपन था, आर x लाई बिटवीन 11/2 to 6। ठीक, तो फाइनल आंसर, प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग द आंसर, -6 to -11/2 क्लोज यूनियन 11/2 to 6। पता नहीं कैसे बोलते हैं ये हाई फाई इंग्लिश लोग, मैं भी कभी कोशिश कर लेता हूं। ठीक, अरे समझ में आया? हाँ, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, मतलब अगर आप कोई बच्चा पहली बार देखता है तो उसे लगता है अरे ये तो लॉग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या करूं? स्टेप्स फॉलो कीजिए आप, कुछ मतलब नहीं है कि कहां से क्या हो रहा है, सब कुछ लिंक होता है एवरीथिंग। इज दिस क्लियर? तो आज अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो मैं आपको होमवर्क देता हूं और उसके बाद से आगे की कहानी हम लोग कल करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। होमवर्क डेली बेसिस must be submitted if you want to get yourself submitted in JEE exam, JEE not exam, in IIT, any one of the IIT. Find x. First bit, greatest integer of x square minus 1/3 is equal to 1. Second bit, greatest integer of x minus 1/3 is equal to
1/2. Third bit, greatest indier of 2x minus 1/5 is not equal to 1/5. Fourth bit, greatest indier of, क्या करें, कुछ भी लिख लो, greatest indier of x minus 5 lie bit equal to 2. And the fifth bit, greatest indier of sin x is equal to 1. और दे नहीं, काफी है, अभी तुम लोग बच्चे हो ग्रेटेस्ट इंडियर में, अभी बड़े नहीं हो, एक क्लास और उसके बाद बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को सबमिट कीजिए और अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।